वन चैप्टर 8 देखते हैं, रोल ऑफ जेंडर, सिविक्स का चैप्टर 8 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जेंडर का क्या रोल होता है, जेंडर क्या है, कैसे हम लोग वुमेंस के वर्क को हम लोग इनविजिबल कर देते हैं कि भाई कुछ नहीं करते हैं ये लोग, आखिर इनका कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। एक तरह से फीमेल्स के ऊपर ही बनाया गया है चैप्टर। तो व्हाट इज़ जेंडर, जेंडर क्या है? आवर आइडेंटिटी रिवॉल्व अराउंड आवर नेम्स। हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे आसपास ही हमारे नाम से जाना जाता है। दैट डिटरमाइन द वेदर वी आर बॉय और गर्ल। नाम से कोई जान जाता है कि हाँ ये बॉय है कि गर्ल है। द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉय एंड गर्ल टर्म्ड एज अ सेक्स इज इंटरचेंजेबली यूज विद द जेंडर। ये अलग बात है कि बायोलॉजिकली जो हमारा है बॉय और गर्ल का, वो उससे हम डिफरेंस देख लेते हैं फीचर्स से कि हाँ ये बॉय है, गर्ल। बॉयज़ का अगर बाल छोटा होगा तो गर्ल्स का लंबा होगा, एंड ऑल, पहनावा, ये सब चीज़ें। जेंडर इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क। जेंडर डिटरमाइन किया जाता है टास्क, काम के अनुसार, फंक्शन के अनुसार, रोल के अनुसार, एट्रीब्यूट के अनुसार। टू वुमेन एंड मैन इन सोसाइटी, समाज में किस तरह का काम ये लोग करते हैं। जैसे कहा जाता है कि मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्क कर सकता है बट फीमेल नहीं कर सकते हैं। ऑल पब्लिक प्राइवेट लाइफ में हम डिस्क्रिमिनेशन लगातार करते हैं। तो जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल। जो जेंडर है वो रेफर करता है सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल के ऊपर, बिहेवियर्स के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, एट्रीब्यूट्स के ऊपर, दैट अ गिवन सोसाइटी कंसिडर अप्रोप्रिएटेड फॉर मैन एंड वुमेन। समाज किस तरीके से बिहेव करता है, आपको डिफरेंस पता होगा। एक मेल के साथ कैसा बिहेव होता है, गर्ल्स के साथ कैसा बिहेव होता है। क्लासेस में भी आपको डिफरेंसेस दिख जाते होंगे। तो बॉय एंड गर्ल इन द एनी सोसाइटी आर असाइंड डिफरेंट रोल एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव अकॉर्डिंगली। जेंडर अफेक्ट्स every aspect of life, from how we see and value of ourselves to how we learn to communicate and interact with one another. जेंडर का अफेक्शन पड़ता है हमारी लाइफ पे भी कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, है ना। जैसे लड़का अगर पढ़ रहा है तो लड़की नहीं पढ़ती है, लड़का अगर बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो लड़की नहीं पढ़ती है, लड़की को पढ़ के क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हम समाज में देखते हैं। हम बिहेव अपना बदल देते हैं, है ना। जैसे हाथ उठाना होता है, भाई लड़कों के ऊपर हाथ उठा दिया था, लड़कियों को नहीं उठाया जाता है। इस तरह का बिहेव दिखता है। लेकिन समाज अब धीरे धीरे बदल रहा है, अब दोनों बराबर हो रहे हैं। इंस्टेंसेस ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेशन द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड। हाँ, ये भी देख लीजिए, फैमिली सेलिब्रेशन होता है अगर मेल चाइल्ड हो जाता है तो, एंड नॉट डूइंग सो इन अ केस ऑफ गर्ल। लेकिन अगर लड़की पैदा हो गई तो ये हमारे यहाँ दिक्कत पैदा हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि अरे ये बहुत गलत हुआ है। तो ये एक तरीके से हर जगह देखने को मिलता है। दिस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। यही वजह है कि हमको मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखने को मिलती है समाज में, जो गलत है। सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉय एंड गर्ल। We already have a strong prevalence of such a distinction by age. हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रिविलेंस लेना चाहिए ताकि एज के अकॉर्डिंग हमें इनको बांटा ना जा सके। 3 साल की एज में, फॉर एग्जाम्पल, एज यंग चिल्ड्रेन वी आर गिवन डिफरेंट टॉय। देख लीजिए, छोटे से एज में ही पता चल जाता है, हमें अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। बॉयज़ आर जनरली गिवन कार और बॉल, वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल टू प्ले। वो गेल से खेलती हैं और वो कार से खेलते हैं। डॉल माने वो डॉल के साथ खेलते हैं और वो कार के साथ खेलते हैं। तो बॉय टॉयज कैन बी फन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। वाई आर देन गर्ल्स गिवन टू द डॉल एंड बॉयज़ गिवन टू टॉय कार? जबकि फ़न तो दोनों कर सकते हैं। 3 साल की एज में उनको क्या पता है, लेकिन हम बचपन से ही उनको ऐसा देने लगते हैं। गर्ल्स को किचन का सामान, खिलौना, और बॉय को बंदूक। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो जेंडर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। इट इंक्लूड द क्लास, रेस, पॉवर्टी लेवल एंड एथिक ग्रुप एज। जेंडर जो है एक ब्रॉडर मतलब समाज में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। रेस को लेकर के देखा जाए या पॉवर्टी को लेकर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन होता है।
फ्रॉम द मोमेंट ऑफ चाइल्ड इज बॉर्न, जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हिज हर पर्सनल एज वेल एज सोशल लाइफ। अगर एक मोमेंट देखा जाए चिल्ड्रन का जन्म होने से ही, तो सोशल समझ से लेकर के हमारे अंदर तक मानसिकता बदल जाती है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ मेल और फीमेल, बट वे गर्ल एंड बॉयज़ और वोमेन आर आइडेंटिफाइड द डिफ्रेंशिएटेड इज़ समथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज एंड सोसाइटीज़। बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर के हम समाज और फैमिलीज़ में भी डिफरेंसेस देखते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन थिंक दैट द गर्ल्स आर मीन्ट ओनली फॉर द हाउस कीपिंग जॉब। मैंने अभी बताया कि हाउस कीपिंग जॉब्स के लिए देखा जाता है। यूजुअली दे आर ट्रेन टू टेक केयर ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर। उनको ट्रेन किया जाता है कि वो भाई और बहन को देखें। दे ऑल्सो हेल्प द एल्डर्स इन दियर डोमेस्टिक टास्क। ये मदद करती हैं किसमें? अपने बड़ों को डोमेस्टिक टास्क में। बाय फॉर्मिंग सच अ इमेज ऑफ ऑल गर्ल्स वी आर स्टेरियोटाइप देम। हम पहले ही उनको जज कर लेते हैं, स्टेरियोटाइप करने लगते हैं गर्ल्स को। If we ask a boy to cook food or do sweeping, we will feel the ashamed doing these jobs। जैसे लड़कों का क्या होता है, लड़कों को झाड़ू लगाने नहीं देते हैं, खाना बनाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे शर्म महसूस होने लगती है कि नहीं लड़का क्यों करेगा, या लड़कों को आज भी महसूस होने लगता है क्योंकि उनको शुरू से वैसा सिखाया नहीं गया। द रीज़न इज़ दैट इन आवर सोसाइटी ओनली गर्ल और वुमेन आर सपोज टू डू सो। केवल लड़कियों का ही यह काम है, औरतों का ही यह काम है घर के काम करना। ऐसी मानसिकता बनाई गई है। इन फॉरेन कंट्रीज मैन एंड वुमेन आर इक्वली इन्वॉल्व इन डूइंग। जबकि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो मैन और वुमेन बराबर काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्क भी करते हैं। एज सच देर इज़ नो जेंडर बायस। कहीं कोई पक्षपात नहीं है जेंडर को लेकर के, एटलीस्ट इन अ वे दे आर ट्रीटेड इन होम। जैसा कि हमारे यहाँ दिखता है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब बराबर है। इन इंडिया देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हैं कॉज जेंडर इनइक्वलिटी के, टू परपेचुएट दस कीपिंग वोमेंस स्टेटस लो, जिसकी वजह से अब कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि वोमेंस को का स्टेटस लो माना जाता है। राइट फ्रॉम दियर चाइल्डहुड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन अ सेम वे एंड ऑन द सेम एक्सटेंट ऑफ दियर मेल काउंटर पार्ट्स। अगर देखा जाए तो मेल कंपैरिजन किया जाए तो हर सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, सब में इनको कम आंका जाता है। उसको 10 रुपये दिए तो उसको 100 रुपये देंगे, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ द ग्रॉस पॉपुलेशन, लिटरेरी, सेक्स रेशियो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी ये इंडिया में है ग्रॉस पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, एजुकेशन और सब। जब आंकड़े निकाले जाते हैं, जब जनगणना होती है तो सेंसस वगैरह, तो वहाँ पकड़ में आता है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है। Girls, especially those from the lower class of the society, are discriminated against or remain deprived of means and opportunities to get proper education। गर्ल्स जो है वो लोअर क्लास के जो भी हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं। घर के लिए है, घर का काम करेगी ये, क्यों पढ़ी, शिक्षा लेके क्या करेगी जब विदा हो जाना है तो, एंड ऑल, इस सब की लानी बोली जाती है। दे आर सेंट टू द ऑर्डिनरी नियर स्कूल। हाँ, पढ़ाना भी होता था, हाँ चलो बगल वाले स्कूल में चल जाना, ठीक है। वेयर इज द बॉयज गो टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजा जाते हैं बॉयज़ को। मैनी गर्ल्स पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया आर नॉट एबल टू इवन कंप्लीट दियर स्कूलिंग। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं रूरल एरिया में, वो स्कूलिंग भी उनकी कंप्लीट नहीं होती है, मैंने 10th तक भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे। मोस्ट विलेज हैव ओनली प्राइमरी स्कूल्स। बहुत सारे विलेज हैं जहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल है। द सेकेंडरी स्कूल्स आर लोकेटेड ओनली इन द नियर बाई टाउन। शहरों में भी मिलते हैं। तो मैनी विलेजर्स डिस्करेज द गर्ल टू कंप्लीट दियर स्कूल एजुकेशन। तो इस वजह से जो गांव के लोग हैं वो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देते हैं, एजुकेशन एकदम कम होता है उनका। दैट इज़ वाई ड्रॉप आउट रेट इन द स्कूल्स एमॉन्ग गर्ल्स इज़ वेरी हाई। गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है कि वो एजुकेशन छोड़ देती हैं। द इलीगल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज इज़ ऑल्सो अलाइव। यही वजह है कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम एज में ही इनकी शादी विवाह कर दी जाती है। अब द इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन्स वर्क। अब हम क्या करते हैं तो समाज में तो वुमेन्स के वर्क को इनविजिबल कर देते हैं कि भाई ये काम ही क्या है इनको। तो द वर्क डन
by women is a rarely recognized in most cultures. Various activities have to be done by women or a part of regular routine. Such a piece of work are invisible or remain hidden. छिपा दिया जाता है इनके वर्क को। ये कितना भी घर में काम कर रहे हैं, रूटीन डेली रूटीन पे कर रहे हैं, तो उनके वर्क को देखा नहीं जाता है कि वो क्या काम कर रही हैं। दीज टास्क इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का देखभाल करना, कुकिंग, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ किचन, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, ग्राइंडिंग फूड ग्रेन्स, कलेक्टिंग वाटर, फायरवुड कलेक्ट करना। ये सारे वर्क को हम एक तरह से अलग कर देते हैं, उनको मानते ही नहीं कि ये वर्क है। 88% of rural housewives can be considered economically productive. However, their employment in the family farm as a business is not counted economically productive. अगर उनके वर्क को अगर हम किसी अदर वर्क से कराएं तो इंसान जितना कमाता नहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम काउंट नहीं करते हैं। एंड एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस वर्क इज़ जनरली टेकन अवे बाई मैन। जो भी इनकम अगर होती है तो मेल के इनकम को काउंट किया जाता है और फीमेल के वर्क को कोई काउंट नहीं करता है। तो इन प्रोफेशनल स्फीयर ऑल्सो वुमेन्स वर्क इज़ नॉट वैल्यूड पार विद द वर्क ऑफ दियर मेल काउंटर पार्ट। कहने का मतलब ये भी है कि प्रोफेशनली अगर कहीं वर्क करते हैं तो वुमेन्स को सैलरी कम मिलती है, जबकि मेल को सैलरी ज़्यादा मिलती है। ये भी चीज़ें देखी गई हैं, उनके वर्क को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एग्जिस्टेड सिंस अर्ली टाइम्स। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत समय से चला आ रहा है। प्रोबेबली द रीज़न ऑफ फॉर दिस आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड वुमेन। ये रीज़न ये भी है कि हमारा जो बॉडी का मतलब बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। हाउएवर इन द 20th century देयर आर आइडियाज़ अंडरवेंट अ चेंज। वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड डिमांडेड द ट्रीटेड इक्वली एंड टू बी गिवन इक्वल वेजेस ऑफ सेम वर्क। लेकिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो कई बार ऐसा भी चीज़ हुआ है कि ये डिमांड करती रहती हैं कि हमें बराबर देखा जाए और हमें इक्वल सेम वर्क के लिए सेम सैलरी दी जाए। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 19th century सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये लोग आगे आए और आगे आने के बाद अपनी बातों को रखें और इन्होंने वोमेंस के लिए वर्क किया कि भाई इनको बराबर का हक मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये टूट जाएंगे या ना। तो ऐसे कंडीशंस आ गए थे रिफॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने वोमेंस को ऊपर उठाने की बात कही है। राजा राम मोहन राय वो हार्ड वर्क करते थे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। सती प्रथा क्या थी ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। सती प्रथा वो प्रथा थी जिसके अंतर्गत एक वोमेन अगर उसका पति मर जाता था तो उसकी चिता पर ही उसको ज़बरदस्ती कूदा दिया जाता था, या उसको प्रेशर ऐसा बना देता कि वो उस पर कूद जाती थी कि तुम जी के क्या करोगे ना, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर टुक स्टेप्स एजुकेट। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है वो स्टेप्स लेते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, वुमेन को एजुकेट करते हैं। ही ऑल्सो वांटेड लॉ टू बी इनेक्टेड फॉर द री मैरिज ऑफ विडोज। महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, पंडित रामबाई एंड अदर अपोज चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज फीमेल एजुकेशन। ये भी चाहते थे क्या, एक लॉ चाहते थे कि इनेक्ट हो री मैरिज के लिए, विडो री मैरिज के लिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ये सभी चाहते थे कि भाई विडो री मैरिज हो, कम एज में जो इनकी शादी हो जाती है वो बंद हो, इनकी शादी अगर वही विधवा हो जाती है तो उसकी शादी फिर से हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क दीज रिफॉर्मर्स फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस। क्या, तो सती को डिक्लेयर किया गया कि ये गलत है, ठीक। 1829 में फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज मेड इलीगल। जो पेट में ही माँ के गर्ल अगर होती है तो मार दिया जाता है, उसको रोक दिया गया, इनवैलिड करा दिया गया। विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड 1856 में पास हुआ कि जो विधवा हैं उनको शादी कराई जाए। मैरिजेबल एज फॉर द गर्ल्स वर रेज टू 14 ईयर्स एंड फॉर द गर्ल्स टू 18 ईयर्स बाई शारदा एक्ट 1929। इस एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया एज। स्कूल्स फॉर द फीमेल एजुकेशन वर सेटअप। डिफरेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन,
स्कूल जो है फीमेल एजुकेशन के लिए वो सेट किया गया अलग अलग रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस में। सम फ्रीडम फाइटर्स जैसे सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, अदर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट्स। जैसे अब फ्रीडम फाइटर में भी महिलाएं थीं, भले हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको, लेकिन ये लोग तो थी, अच्छा फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट्स को, लोगों को मतलब ये लीकर्स वगैरह जो बेचते थे उनको, फॉरेन गुड्स को बैन करने की कोशिश की गई थी। वुमेंस बहुत वर्क की थी फ्रीडम फाइटिंग में। वुमेन अपलिफ्टमेंट प्रोविजंस, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस लिए गए ताकि वुमेन अब थोड़ा सा ऊपर उठे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ न्यूमेरस प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं ताकि वुमेन्स को एक एम्पावरमेंट मिले, पूरी ताकत मिले, वो उनका वेलफेयर हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ कोर कंसर्न इन द डेवलपमेंट प्लानिंग सिंस इंडिपेंडेंस। There have been different shift in the policy approaches during the last many years, from the concept of welfare in 1970s, development in the 1980s and then the empowerment in 1990s. इन ईयर्स में इनके लिए लगातार वर्क किए गए, पॉलिसीज़ लाई गई कि इनके वेलफेयर पे वर्क करना है। Now the focus was shifted to the inclusion of women in decision making and their participation at the level of policy formulation. In 1917, Indian women raised to issue of representation in the policies, which at time meant a demand for the universal franchises. By 1929, women had to right to vote, the basis of the wifehood, right to property and education. लगातार ये लोग अपनी बातों को उठा रही थी। वुमेन्स वो रिप्रेजेंट करती थी हर पॉलिसीज़ में। उन्होंने बहुत सारा हंगामा किया, जिसके बाद से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ लगा, जिसके अंतर्गत 18 साल के बाद कोई भी वुमेन को वोट देने का अधिकार है। उनके एक वोट की वैल्यू एक वोट होती है। और वुमेन्स को भी अपने पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, उनको एजुकेशन का अधिकार मिले, ऐसा उन्होंने वर्क किया और गवर्नमेंट ने भी वर्क किया। Under the Government of India Act 1935, all women over 21 could vote on the basis of property and education. 21 से एज से ऊपर के इनको प्रॉपर्टी और एजुकेशन का पूरा अधिकार मिलता है। कब? 1935 अंडर गवर्नमेंट एक्ट, इंडियाज़ एक्ट के तौर पर। ठीक है। इसके बाद notwithstanding some initial doubts, the 73rd and 74th Amendment in the Indian Constitution 1993 provided 33% reservation in the favor of women in panchayats and urban local bodies. दो अमेंडमेंट्स किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1993 में, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया था पंचायत और जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं, नगर पालिका एंड ऑल काउंसिल का। तो दीज अमेंडमेंट्स एज अ स्ट्रेटजी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन सर्व एज अ मेजर breakthrough in ensure women's equal access and increase participation in the political areas. माने हर सेक्टर में इनको जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि ये अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए, वुमेन को बराबर का अधिकार मिले, कंधा से कंधा मिला के चलने का व्यवस्था मिले, ये अपनी बात को कह सकें। अब जब कोई मिनिस्ट्री में आएगा, कोई किसी पद पर आएगा, तभी तो वर्क करेगा अच्छे से, नहीं तो फिर ऊपर अगर मेल ही रहेंगे तो फिर इनको दबा दिया जाएगा। तो इसलिए इनको 33% दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? 73, 74 अमेंडमेंट। कब? 1993। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वुमेन वर इलेक्टेड द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आने लगी। दस इंक्रीज्ड मोर एंड मोर वुमेन, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन of women in the political sphere is rapidly empowering them and boosting their confidence. अब इसके वजह से क्या हुआ? कॉन्फिडेंस जगा। Even legal protection against any kind of domestic violence has been provided. Law passed 2006 में एक और पास हुआ क्या कि अगर कहीं घर पे मारा पीटी होती है, घर पे लड़ाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पति जो पत्नी को मारता है, तो उसके लिए भी लॉ पास किया गया 2006 में। एक गाइडलाइन आई 2007 में, हैज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अगर
कहीं पे वर्क वुमेन कर रही है और उनको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली और शारीरिक रूप से, तो उसके लिए भी एक्ट बनाया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इज टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑन द वुमेन्स राइट इश्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वुमेन्स का था वो था पब्लिक अवेयरनेस का। ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू स्प्रेड मैसेज थ्रू द स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो लगातार मैसेज पहुंचा रही थी, गा करके, प्ले करके, पब्लिक मीटिंग्स में, ताकि वुमेन्स राइट्स को पूरा अधिकार मिले। आज टुडे अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स आर फोकसिंग ऑन द गिविंग वुमेन इकोनॉमिक राइट्स। मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं ताकि वुमेन को इकोनॉमिक राइट्स मिल सके। अ रेंज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। बराबर अपॉर्चुनिटी मिले वुमेन को। टुडे मोर एंड मोर वुमेन आर कमिंग आउट होम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड इंगेज द बिजनेस सोशल वर्क। हर जगह, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे जॉब्स हो, हर जगह वुमेन्स इंगेज हो रही हैं और वो लगातार घर से बाहर आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इन्हीं के द्वारा मेहनत किया गया वक्त। गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया और वुमेन्स ने भी ध्यान दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, कीवर्ड्स लर्न करिएगा। हैव अ गुड डे।